हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। क्या कहते हैं? परिणामित्र। आइए, पहला पॉइंट होगा, ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर अगर निम्न वोल्टेज है तो उसको स्टेप अप कर देगी। अगर उच्च वोल्टेज आ रहे हैं तो स्टेप डाउन करता है। यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, ट्रांसफॉर्मर एसी पे कार्य करता है या डीसी पर, या दोनों पे करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि एसी अल्टरनेटर करंट पर ही यह कार्य करता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा जा सकता है कि बताइए, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट होगा, यह एसी के शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग जल जाएंगी। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए, अगर ट्रांसफॉर्मर को एसी की जगह डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा? तो आपको बताना है वाइंडिंग जल जाएंगी। बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है, ऐसी युक्ति बताइए जिसकी दक्षता सबसे अच्छी हो। तो आपको ट्रांसफॉर्मर पर ही, अगर ऑप्शन है तो ट्रांसफॉर्मर पर ही आंसर लगाना है, टिक लगाना है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए, किलो वोल्ट एम्पेयर में व्यक्त की जाती है। पूछा जा सकता है, बताइए ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किस में नापी जाती है, या किस में, या रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? तो केवीए में व्यक्त की जाती है। तो केवीए को कहते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण पर कार्य करने वाला होता है। मतलब यह सेल्फ इंडक्शन तथा म्यूचुअल इंडक्शन दोनों पर कार्य करता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए ये किस पर कार्य करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है। नेक्स्ट होगा कि ट्रांसफॉर्मर के भाग, पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहला होता है क्रोड। इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। तो क्रोड पर ही वाइंडिंग की जाती है। यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, जिसके कारण एडी करंट व हिस्टेरिसिस क्षति कम होती है। ठीक है, हिस्टेरिसिस क्षति कम होती है। इसमें लेमिनेशन की मोटाई 0.25 से 0.5 mm होती है। पूछ सकते हैं कि बताइए क्रोड के लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो 0.25 से 0.5 mm तक होती है। अगला पार्ट होता है इसका प्राथमिक कुंडली। देखो, ट्रांसफॉर्मर में ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कुंडली वाला और डबल कुंडली वाले। तो ये देखो, डबल कुंडली में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है यह तांबे का बना होता है। यह स्रोत से जोड़ा जाता है, जहाँ से सप्लाई होती है उससे जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली जो होती है यह भी तांबे की ही बनी होती है, परंतु यह लोड से जोड़ी जाती है। किससे जोड़ी जाती है? लोड से जोड़ी जाती है। यानी कि पहली जो कुंडली होगी उसमें जो है स्रोत जोड़ा जाएगा, या स्रोत जो सोर्स होगा वो जोड़ा जाएगा। सब एसी वोल्टेज सप्लाई की जाएगी, और जो दूसरी वाइंडिंग है उससे लोड आप चित्र में देख रहे होंगे कुछ। ये देखो ट्रांसफॉर्मर है, ये पहली प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है,
प्राइमरी वाइंडिंग से सोर्स वोल्टेज या फिर करंट को छोड़ा जाता है और सेकंड वाइंडिंग से लोड को जोड़ दिया जाता है। यहाँ से अगर स्टेप से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर वोल्टेज निम्न है तो उसको उच्च कर देगा और आगे सप्लाई कर देगा। स्टेप डाउन स्टेप अप पर कार्य करता है, मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट होगा कंजर्वेटर। यह एक छोटा तेल टैंक है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसके ऊपर आपने एक बॉक्स सा लगा हुआ देखा होगा, इस तरीके से होता है और नीचे पूरा ट्रांसफार्मर होता है, तो उसको कंजर्वेटर कहते हैं। यह एक छोटा तेल टैंक होता है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है। इसका लगभग आधा स्तर तक तेल भरा होता है। इसमें मतलब यहाँ तक तेल भरा होता है और इसको खाली छोड़ दिया जाता है। आज देखो, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है क्या होता है, टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना, इसीलिए इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। नेक्स्ट होता है बकोज रिले। देखते हैं बकोज जो रिले होता है, यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग भी कर देता है। यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। इसमें 2 फ्लोट तथा 2 मरकरी स्विच भी होते हैं। नेक्स्ट होता है मुख्य टैंक। मुख्य टैंक जो होता है वो आपको पता ही है, जो आप देखते हैं बड़ा सा टैंक होता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। इसमें ही तेल भरा होता है, उसमें क्रोड, उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डूबी होती है। नेक्स्ट है ब्रीदर। ब्रीदर में जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान को पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। यह क्रिया सांस लेने कहलाती है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उसे होकर नमी भी प्रवेश करती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को सोख लेता है। ठीक है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है, लेकिन नमी सोखने के बाद बैंगनी तथा फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। वेंट जो होता है, इसे प्रेशर रिलीज वेल्वी भी कहते हैं। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट होगा ट्रांसफार्मर तेल यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इंसुलेशन एवं शीतलन के रूप में होता है। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल में निम्न गुण होते हैं। अचालकता। देखो, जो ट्रांसफार्मर में जो तेल ऑयल भरा होता है वह अचालक होना चाहिए, यानी कि इंसुलेशन होना चाहिए।
उच्च विशिष्ट ऊष्मा व उच्च ज्वलन बिंदु होना चाहिए। निम्न श्यानता व कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। यह दो प्रकार का होता है, मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल एवं सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक तेल। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक ऑयल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट होता है बुशिंग। बुशिंग ट्रांसफॉर्मर में बुशिंग ट्रांसफॉर्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह बुशिंग की लंबाई अधिक होती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई कम होती है और वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्धारण किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, देखो ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। K = NS/NP होता है। इसके आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यह लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो AC वोल्टेज जो होती है उसको हाई AC वोल्टेज में परिवर्तित कर देता। दूसरा क्या है कि इसमें बताइए कि कौन से फेरों की संख्या अधिक होती है। तो देखो इसमें लिखा है कि इसमें फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है। पहली जो वाइंडिंग होगी उसमें फेरों की जो संख्या होगी वो कम होगी और दूसरी वाइंडिंग जो होगी उसमें अधिक होगी। ये प्रश्न पूछा गया है तो याद कर लेंगे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए किस ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। तो आपको बताना है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। यह वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट बढ़ जाती है। जब वोल्टेज का मान कम होता है तो क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। दूसरा है क्रोड की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर ट्रांसफॉर्मर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा क्रोड प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यानी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में L आकृति के 2 स्टैंपिंग के 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इस तरीके से L है, L प्रकार के बहुत सारे हैं, उनको इस तरीके से ले लेंगे, है ना, और दूसरे फिर L तरह का और दूसरे ले लेंगे, उनको ऐसे कर लेंगे, उनको इस तरीके से फंसा देते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके पास स्टेपलाइज़र हो या कोई भी हो, स्टेपलाइज़र का जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके का पत्ती L आकार की छोटी छोटी पत्ती लगी होती है, किसी में E प्रकार की पत्ती लगी होती है, तो ये किसी में I प्रकार की पत्ती लगी होती है ना, उस पर लगे होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मर ही हैं। इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है। यह रास्ता सस्ता होता है।
यह प्राय स्टेप डाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो आपका है यह एल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। एल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था कि एक एल प्रकार के इस तरीके से पत्तियां होती हैं और दूसरी पत्ती इस तरीके से लगी हुई हैं। ये प्रथम वाइंडिंग है, ये सेकंड वाइंडिंग है। ठीक है, तो इनके ये है, इसमें यह एल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट होगा सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में ई आई आकृति के स्टैंपिंग्स प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है। तो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों के लिए होता है। ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलू के मुकाबले 2 गुना होता है। ठीक है, देखो ये इस प्रकार का होता है। ये सिंगल आई होता है, इसमें सिंगल होता है और इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब जैसे एक ही कुंडली होती है इसमें। ठीक है, दूसरा है बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर में बेरी आकार का क्रोड होता है। बेरी का आकार आप चित्र में देख रहे होंगे, ये बेरी आकार का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा बेलनाकार होती है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर अधिक दक्षता अधिक। नेक्स्ट होगा बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर बेरी प्रकार का क्रोड होता है। इसमें किस प्रकार का क्रोड होता है, बेरी प्रकार का क्रोड लगा होता है। लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा बेलनाकार होती है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर अधिक दक्षता वाले होते हैं। आप देख रहे होंगे संरचना, इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो बेरी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है कि फेजों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। देखो, फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला होगा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यह एक फेज का होता है। यह प्राय 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ये क्रोड तथा सेल दोनों प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ये 3 फेज वाले होते हैं तथा ये 250 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें सेल प्रकार सेल टाइप के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी होती है। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक कुंडलियां या वाइंडिंग होती हैं। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती हैं। नेक्स्ट होता है निर्गम यानी आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर पहला होता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों की तरह कार्य करता है। यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह व्यवहार करेगा। यदि पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह व्यवहार करेगा। यह स्वप्रेरणीय सेल्फ इंडक्शन
इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर, एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में, इंडक्टेंस मोटर में, स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, सीटी कहते हैं जिसको। इसका प्रयोग अमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने में किया जाता है। इसमें सामान्यतः 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसे धारा को कम किया जाता है। सीटी में आमतौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। सीटी को वीए यानी कि वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट होता है सीटी का सेकेंडरी शॉर्टकट सर्किट होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी। इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने में किया जाता है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसे वोल्टेज को कम किया जाता है। पीटी का लोड वीए में व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफार्मर की हानियाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं। लो हानि यानी आयरन लॉस। क्रोड के द्वारा होने वाले हानि को लो हानि कहते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित करने पर लो हानि कम होगी। इसका मान लोड से मुक्त होता है। हर लोड पर यह समान रहता है, इसीलिए इसे नो लोड लॉस भी कहा जाता है। लो हानि की गणना ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडी धारा क्षति। एडी धारा क्षति में अब क्या होता है, एडी करंट लॉस के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। एडी धारा हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, WE=BM² इंटू F² इंटू T²। WE होता है एडी धारा हानि, वाट में नापते हैं इसको। BM होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वेबर पर मीटर स्क्वायर। F होता है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। T होता है क्रोड की मोटाई, mm में नापते हैं इसको। हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है। नेक्स्ट होता है हिस्टेरिसिस हानि। क्रोड के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे ही हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। हिस्टेरिसिस हानि तथा एडी धारा हानि का मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है। हिस्टेरिसिस हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, WH=eta इंटू BM⁻1.6 इंटू FV। देखो WH का जो हो इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस हानि, इसे वाट में नापते हैं। ईटा हिस्टेरिसिस नियतांक होता है। BM अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। V क्रोड का आयतन मीटर क्यूब में। हिस्टेरिसिस ह्रास परिवेश के तापमान पर बहुत कम निर्भर करता है। नेक्स्ट होता है ताम्र हानि, कॉपर लॉस। यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होती है। इस हानि का मान लोड के समानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफार्मर में मशीनी क्षति शून्य होती है। किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ताम्र हानि लो हानि के बराबर हो। लो हानि = ताम्र हानि। अतः अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लो हानियों के तुल्य होता है।
ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला NS/NP इजकल टू NS/NP इजकल टू VS/VP IP/IS इजकल टू नियतांक कांस्टेंट होता है। ये देखो ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर्मूला होता है। यह NS/NP क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या है। VS/VP क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज हैं। IS/IP क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडली के धारा हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता जो होती है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 होती है। ट्रांसफॉर्मर क्षतियों के कारण ऊष्मा पैदा करने के साथ साथ उसका अचालक आवरण नष्ट हो सकता है तथा वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। 500 kVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा रखा जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर की kVA क्षमता 2000 kVA से 20000 kVA स्टार डेल्टा संयोजित होती है। हाई टेंशन HT ट्रांसफॉर्मर 15000 kVA से अधिक क्षमता के होते हैं। ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? E इजकल टू 4.44 5FN होता है। 5FN होता है। F बराबर आवृत्ति, N बराबर फेरों की संख्या, फाई इजकल टू पावर फैक्टर। और ट्रांसफॉर्मर के वोल्टता नियम का सूत्र क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन इजकल टू VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। प्राथमिक कुंडली द्वारा लगाया गया 0 वोल्ट लोड करंट दोनों धारकों का सदिशीय जोड़ होगा। जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स स्थिर रहेगा और प्राइमरी की धारा भी प्रभावित नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मर में शून्य लोड धारा क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ साथ शून्य लोड पर लोड क्षतियों का वहन भी करता है। पूर्ण लोड पर ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण दक्षता न्यूनतम हानि के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की सारे दिन की दक्षता होती है प्रतिदिन उपयोग की गई KWH बटे प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट घंटा। KW क्या होता है? KWH क्या होता है? किलोवाट घंटा इंटू 100 से नापी जाती है। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का लगभग 2 से 5% होता है। देखो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। बकोल्ज, रिले, एक्सप्लोजन, वेंट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त नहीं की जाती है। ठीक है, देखो बकोल्ज, रिले और एक्सप्लोजन, वेंट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।